प्रेम और संवेदनाएं ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आए बड़े से बड़े अवसाद और दुख को धो देती है। जो जिंदगी कभी रेंग भी नहीं सकती थी, वह प्रेम के पंख लगते ही उड़ने लगती है। इन्हीं रंगों और मिठास का इंतजार करते करते अनिका अपने ही जीवन से नाउम्मीद होती जा रही थी। दोपहर के 2 बजे थे। घर पर कोई भी नहीं था। अनिका का कमरा उसकी ही तरह फैला हुआ था। कमरे की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई जंग लड़ी गई हो, पर असली जंग तो अनिका के मन मस्तिष्क में चल रही थी। अनिका 30 वर्षीय युवती थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वगुण संपन्न थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। इंजीनियरिंग की डिग्री भी उसने अच्छे नंबरों से पास की थी। अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रही थी और अच्छा खासा कमा भी लेती थी। ऑफिस में लोग उसके काम को काफ़ी मानते थे। अगर सब कुछ सही था तो अनिका की ज़िंदगी इतनी बिखरी हुई क्यों थी? अनिका अपने बिस्तर पर किसी फटी चादर सी बिछी हुई थी। आंखों के नीचे आया कालापन बता रहा था कि वह कई रातों से सोई नहीं थी। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें उसके रूप को भयावह बना रही थी। उस बेहोशी की अवस्था में भी उसके कानों में बड़ी माँ के कहे शब्द गूंज रहे थे। छोटी बहू, अपनी बिटिया को अब तुम जोगन ही बना दो। शादी ब्याह तो इसका होने से रहा। हम कब से कह रहे थे कि इतना पढ़ने लिखने पर पैसा झोंकने से अच्छा है कि इसका वजन कम करने के लिए ही 2 कौड़ी लगा देते। कम से कम शादी तो हो जाती लड़की की। बोल बोल कर हमारी तो जुबान ही सूख गई है कि लड़की की शादी डिग्री देखकर नहीं होती, उसके लिए रंग रूप और सुडौल शरीर की ज़रूरत होती है। 30 की हो गई है, हमें क्या है, छाती पर मूंग दलने दो उम्र भर। अनिका के वजन के कारण ना सिर्फ उसे बल्कि उसके माता पिता को भी उलाहनों का सामना करना पड़ता था। अनिका अपने शरीर के वजन से उतनी परेशान नहीं थी जितनी परेशान वह समाज और रिश्तेदारों के तानों के वजन से थी। बार बार अपने माता पिता को बिना किसी गलती के सबके सामने सिर झुकाकर खड़े देखना उसके लिए अब दुभर होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि अनिका ने अपना वजन कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उसने दवाई, जिम, योगा सब आजमाया, पर वजन है कि हिलने का नाम नहीं ले रहा था। समय के साथ अनिका का यह वजन उसका अवसाद बन गया। घर वालों के अथक प्रयासों के बावजूद भी उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में तो अनिका सबसे लड़ती झगड़ती, सबको उटपटांग जवाब देती थी, पर अब धीरे धीरे वह बिल्कुल चुप हो गई। आज बड़ी माँ के कटु शब्दों ने तो जैसे जहर का काम कर दिया। यह हलाहल वह आज पचा नहीं पा रही थी। वह कुछ सोचते हुए अपने बिस्तर से उठी, अलमारी से एक दुपट्टा निकाला और उससे पंखे पर एक फंदा बनाया। उसने आज अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय ले लिया था। बिस्तर पर स्टूल रखकर उस पर खड़ी ही हो रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। अनिका ठिठक गई। उसका मस्तिष्क अपनी संवेदनाओं में नहीं था। स्थिति के साथ तालमेल बैठाने में उसे कुछ समय लगा। तब एक बार फिर घंटी बजी। अनिका को लगा कि शायद घर वाले जल्दी लौट आए हैं। उसने अपने आप को संभाला, आंखें पोंछी, पंखे से फंदा उतारा और दरवाजे की ओर चल दी। घंटी फिर से बजी। अनिका ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर खड़ा व्यक्ति झुंझलाहट में बोला, क्या मैडम, कितना टाइम लगा दिया? अब एक पार्सल के पीछे क्या अपना पूरा दिन बर्बाद कर दे? ऐसा कहते हुए उसने अनिका के हाथ में एक पैकेट थमाया और चला गया। अनिका ने पार्सल देखा। वह उसी के नाम का था। उसे जिज्ञासा हुई कि उसे कौन और क्या भेज सकता है। उसने खाकी रंग का लिफाफा खोला तो अंदर सफ़ेद रंग का एक और लिफाफा था, जिस पर हरे रंग का एक पोस्ट इट नोट भी लगा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। अनिका ने उसे बिना पढ़े ही अलग रख दिया।
और सफ़ेद लिफाफा खोला। लिफाफे में अनिका की डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स थी। उसे देखते ही अनिका को याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले वह इंटरव्यू देने गई थी और उसकी पूरी फाइल ही कहीं खो गई थी। उन डिग्रियों को देखते हुए वह सोच रही थी कि अब मेरे लिए यह सब किस काम का, मैं इनका क्या करूं? मेरे लिए अब यह सब बेमानी है। यह कागज़ के टुकड़े समाज में मुझे इज्जत तो नहीं दिला सकते हैं और ना ही मेरी शादी करवा सकते हैं, चाहे अनुका कुछ भी सोच रही हो। पर आज डिग्रियों के उस पैकेट ने उसका जीवन बचा लिया था। अब उसका मस्तिष्क कुछ शांत हो गया था। वह हाथ मुंह धोकर कमरे में लौटी तो उसे याद आया कि उसे पैकेट के साथ एक पोस्ट इट नोट भी मिला था। वह सफ़ेद लिफाफे पर चिपके उस पोस्ट इट नोट को पढ़ने लगी। हेलो अनिका जी, मुझे आपकी फ़ाइल बस की सीट पर मिली। आपका नाम और घर का पता मुझे आपकी फ़ाइल से ही मिला। आप फाइल मिलने की सूचना मुझे ज़रूर दें। अपना पता व फ़ोन नंबर भेज रहा हूँ, पंकज। उस संदेश में कोई खास बात तो नहीं थी, पर पता नहीं क्यों अनिका के सूखे मुरझाए होठों पर एक मुस्कान आ गई। यह क्या एहसास था उसे वह समझ नहीं पा रही थी, पर जो भी था उसे वह अच्छा लग रहा था। एक पोस्ट इट संदेश ने धीरे धीरे अनिका के जीवन में रंग भरने शुरू कर दिए थे। सुबह की घटना को रात तक अनिका भूलती गई। अपने बिस्तर पर जब लेटी तो पोस्ट इट उसके साथ में ही था। वह बार बार संदेश पढ़ रही थी। कुछ सोचकर वह बिस्तर से उठी और अपने टेबल पर गई। उसने दराज से पोस्ट इट निकाला और उस पर लिखना शुरू किया। हेलो पंकज, मेरी फाइल लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे भेजकर आपने मेरी बहुत मदद की है, अनिका। अनिका ने एक अनजानी अपेक्षा से उस लिफाफे को भेजा था और 8-10 दिनों तक उस लिफाफे का कोई जवाब नहीं आया तो अनिका ने खुद को समझाया, मैं भी कैसी पागल हूँ, कोई भला धन्यवाद का जवाब क्यों भेजेगा। यह तो बहुत सामान्य सी घटना थी कि किसी राह चलते को मेरी फाइल मिली और उसने इंसानियत के नाते मुझे वह वापस भेज दी। लेकिन यह बात तो है कि वह पोस्ट इट संदेश जरूर ईश्वर ने ही भिजवाया है, क्योंकि उस एक संदेश ने मुझे उस समय अपनी बेहोशी से बाहर निकाला। खुद को ऐसा समझाकर अनिका ने फिर से एक बार अपने थके हुए जीवन को जीना शुरू किया। फिर एक बार वही लोगों के ताने और हर कदम पर वजन कम करने के उपाय देते शुभचिंतक। वजन बढ़ने के डर से अनिका ने खाना छोड़ दिया। कसरत करते करते दर्द से बेहाल हो गई, फिर भी वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस पर उसे शादी के लिए रिजेक्ट करने वालों की फहरिस्त बढ़ती ही जा रही थी। अनिका अक्सर सोचती कि समाज दूसरों से बुरा व्यवहार करने वाली सुंदर स्त्री को स्वीकार करता है, पर जरा रूप रंग में 19-20 हुआ तो स्त्री रिजेक्ट हो जाती है। उसके मन में यह बात पक्की हो गई थी कि मोटे भद्दे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है और ना ही उन्हें कोई स्वीकार करता है। अनिका की सोच बिल्कुल गलत नहीं थी, पर उसे मालूम ना था कि जीवन उसे बहुत सुंदर उपहार देने वाला है। वह कहते हैं ना, जब रात सबसे ज़्यादा काली होती है तभी खूबसूरत सवेरा होता है, और वह सवेरा अनिका के जीवन में भी आया। दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला और अनिका को आवाज़ लगाई, अनिका, ओ अनिका, देख तेरे लिए कोई लिफाफा आया है। अनिका ऑफिस जाने की तैयारी में थी। वह आवाज़ सुनते ही दरवाजे की ओर लपकी। उसे अंदेशा हो गया था कि वह लिफाफा किसने भेजा है। उसने लिफाफा लिया और उसे खोला। इस बार लिफाफे के अंदर 2 पोस्ट इट लगे थे। अनिका की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और पोस्ट इट संदेश पढ़ने लगी। हेलो अनिका जी, आपका जवाब देखकर अच्छा लगा।
क्षमा चाहता हूँ कि मुझे जवाब भेजने में ज़रा देर हो गई। वैसे आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। आपकी सर्टिफिकेट्स से पता चला कि आप पढ़ने लिखने में भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आप कहीं नौकरी करती है? इस सवाल का जवाब तो अनिका को देना ही था। अनिका ने तुरंत अपने दराज से पेन और एक चटकीले रंग का पोस्ट इट निकाला और उस पर अपने बारे में सारी जानकारी लिख भेजी। अब संदेशों का यह सिलसिला निरंतर चलने लगा। उन 2-3 पंक्तियों के संदेश का अनिका बेचैनी से इंतजार करती। उसके जीवन में एक अनदेखी अनजानी सी लहर आ गई थी। वह इस पोस्ट इट रिश्ते में खुलकर सांस ले रही थी। उसे पता था यहाँ कोई उसके रंग रूप या वजन को जज नहीं करेगा। अनिका के जीवन से निराशा और अवसाद धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। पोस्ट इट के उन संदेशों ने जैसे जादू की छड़ी ही घुमा दी थी। अब ना तो उसे अपना मोटापा दिखाई देता और ना ही लोगों के ताने अब चुभते थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, संदेशों में भावनाओं की आंतरिकता और आत्मीयता बढ़ने लगी थी। पोस्ट इट का गुलाबी रंग अनिका के गालों पर भी दिखने लगा था। अनिका ने उन पोस्ट इट संदेशों को अपने संदूक में बड़े प्रेम से सजा कर रखा था। उसके लिए पंकज किसी परी कथा सा था। पंकज भी खुद को अनिका की ओर आकर्षित महसूस कर रहा था। संदेशों की चाशनी से दोनों के जीवन में मिठास घुल गई थी। अनिका आजकल चहकी चहकी रहती थी। पूरे 2 महीना तक संदेशों के जरिए बात होती रही। फिर एक दिन पंकज ने संदेश में अपना फ़ोन नंबर लिख भेजा और अनिका से बात करने की इच्छा व्यक्त की। अनिका का दिल धड़का। उसके मन में रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी। वह खुशी के 7वें आसमान पर थी। वह सोचती, जो आज तक शब्दों का ताना बाना बुनता था, सपनों को सजाता था, अब उसकी आवाज़ सुनने मिलेगी। अब पोस्ट इट संदेशों की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों हर रोज फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें करते। पंकज को अब अनिका बहुत पसंद आने लगी थी और अनिका बिना किसी यथार्थ की चिंता किए बातों में पंकज को अपना दिल दे बैठी थी। वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने उसे आदर दिया था, उसके गुणों को सराहा था। प्रेम की इस अलौकिक अनुभूति में वह अपने भौतिक शरीर को भूल ही गई थी। वह भूल रही थी कि पंकज ने अभी उसे देखा नहीं है। वैसे अनिका दिखने में अच्छी थी। घुटनों तक लंबे बाल जो हमेशा गूंथे रहते थे। शांत स्वभाव उसके चेहरे को खूबसूरत बनाता था। मोटी काली पानीदार आंखें और आजकल जो उसके होठों पर मुस्कान रहती थी, वह उसके रूप में 4 चांद लगाती थी। उसकी सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं था। इतनी सुंदरता के बावजूद वह अपने वजन के कारण अपने ही शरीर में असहज महसूस करती थी। वह असहजता शायद वजन की नहीं थी, असहजता थी समाज में मिली अस्वीकृति की। चाहे जितनी भी बातें कर ली जाए, पर हर रिश्ते का एक नियत भविष्य होता है। भविष्य के इस मुकाम को पाने के लिए प्रत्येक संबंध को आगे बढ़ाना पड़ता है। चाहे जितना सुकून मिले, एक जगह रुका नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ अनिका के साथ भी हुआ। शाम को 7 बजे रोज की तरह अनिका के फ़ोन की घंटी बजी। अनिका जानती थी फ़ोन पंकज का है। उसने चहकते हुए फ़ोन उठाया। कुछ बातचीत हुई और उसके बाद पंकज बोला, अनिका, अब बहुत हुआ यह सब। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हमारे बीच के इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। एक शहर में ही रहकर आज तक हम मिले नहीं हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। हमारे बीच की यह डोर मैं और पक्की करना चाहता हूँ। तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी सहजता मुझे आकर्षित करती है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझसे मिलने आओगी? इतना सुनते ही अनिका के हाथ कांपने लगे, गला सूख गया, सांस फूल गई। उसने कोई जवाब दिए बिना ही फ़ोन काट दिया।
पंकज उसे बार बार फोन लगाता रहा और अनिका हर बार फोन काट देती। अनिका को अचानक उसका बेडौल शरीर अधिक कुरूप लगने लगा। उसने फोन पर पंकज के संदेश देखे जिसमें उसने मिलने की जिद पकड़ ली थी। वह कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। पंकज की बातों ने अनिका को हिलाकर रख दिया था। कुछ दिनों से मिले प्रेम के एहसास को वह खोना नहीं चाहती थी। वह सहमी सी दर्पण के आगे जाकर खड़ी हुई। अपनी छवि दर्पण में देखते ही उसके मन में रोष उत्पन्न हुआ। वह बोली, तुम एक बार फिर से मेरे और मेरी खुशियों के बीच आ ही गए। मुझे इस मोटापे से नफरत है। तुमसे ज़्यादा घृणित वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी। क्या मुझे कभी तुमसे छुटकारा मिलेगा? इतना कहकर अनिका वहीं टूटकर बिखर गई। उसे पूरा यकीन था कि पंकज उसे देखते ही नफरत करने लगेगा, तो इससे पहले कि बाकी लड़कों की तरह पंकज उसे रिजेक्ट करता, अनिका ने पंकज को फ़ोन ना उठाने का फैसला कर लिया। पंकज ने अनिका से बात करने के लिए फिर से पोस्ट इट संदेशों को भेजना शुरू किया। अनिका ने सभी संदेश बिना पढ़े ही डस्टबिन में डाल दिए। अनिका फिर से एक बार किसी शिला की भांति कठोर बन गई। अपनी भावनाओं को उसने बर्फ बना दिया था। पंकज से बात किए अनिका को 15 दिन हो चुके थे। उसने जख्मों के साथ जीवन जीने का संतुलन उसने बना लिया था। कुछ दिनों बाद पंकज के फ़ोन आने भी अब बंद हो गए। एक दोपहर जब अनिका अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी, तो ऑफिस बॉय आया और बोला, अनिका मैडम, कोई पंकज जी आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें बाहर रिसेप्शन में बैठाया है। यह सुनना था कि कुछ क्षणों के लिए जैसे अनिका की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। वह सुन बैठ गई। जैसे ही होश में आई तो सोचने लगी, अब क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? क्या भाग जाऊं? बहुत सारे उलझुल विचारों के बाद अनिका धीरे धीरे चलते हुए बाहर आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, उसकी नज़र पंकज पर पड़ी। एक क्षण के लिए तो वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसका भोला चेहरा अनिका को फिर से एक बार प्यार की आंधी में उड़ाए ले जा रहा था। तभी पंकज ने अनिका को देखा और उसकी ओर बढ़ा। उसने पूछा, आप अनिका है ना? अनिका ने हाँ में सिर हिलाया। पंकज ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक कोने में ले गया। अनिका को पंकज का यह स्पर्श रोमांचित कर रहा था। वह होश में आई जब पंकज ने उससे पूछा, अनिका, यही बात करनी है या कहीं बाहर चले? अनिका ने कहा, बाहर चलते हैं। चलते चलते पंकज ने अनिका से पूछा, क्या चल रहा है यह सब? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? अनिका ने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मुझे देखने के बाद भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो? पंकज ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या तुम सिर्फ इस वजह से बात नहीं कर रही हो? और मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था, कितना घबरा गया था मैं। अनिका ने आगे कहा, मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें बता दूं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा शरीर बेडौल है, मैं तुम्हारे तो क्या किसी के भी लायक नहीं हूँ, पर तुम्हें खो देने के भय ने मुझे कभी कुछ कहने ही नहीं दिया। जब तुमसे बात करती तो सब कुछ भूल जाती। इतना कहकर वह फफक कर रोने लगी। पंकज ने अपनी दोनों हथेलियां में उनका चेहरा उठाया और बोला, तुम मुझसे बात करते समय शरीर के बारे में क्यों भूल जाती थी? पता है, क्योंकि हमारा रिश्ता शरीर का है ही नहीं। तुम्हारे प्रति मेरा खिंचाव और जुड़ाव तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से है। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही बहुत सुंदर है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पंकज किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। वह पथराई आंखों से पंकज को एकटक देख रही थी। पंकज ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा,
अनिका, यह मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ। इस रिश्ते के लिए हाँ तभी कहना जब तुम चाहती हो, किसी दबाव में मत आना। मैं भी कोई स्वर्ग से उतरा हुआ तो नहीं हूँ। ऐप तो मुझ में भी है, और फिर मैं किसी फिल्म स्टार जैसा भी तो नहीं दिखता। पंकज की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे। जाते समय पंकज ने अनीका के हाथ को प्यार से सहलाते हुए कहा, अनीका, हमारा रिश्ता पोस्ट इट के उन रंग बिरंगे संदेशों की तरह ही होना चाहिए, जिसके एक एक शब्द में छिपे रंग और जज्बात कभी भुलाए नहीं जा सकते। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगे। अब पोस्ट इट का गुलाबी रंग फिर से एक बार अनीका के गालों को गुलाबी कर रहा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।